चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस पे। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये एक्चुअली इसका सिमिलर एक टॉपिक अभी हम और पढ़ेंगे जो होगा इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। दोनों टॉपिक सिमिलर चलेंगे, इसलिए अगर आपने एक टॉपिक को समझ लिया दूसरा भी बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या है, इसके कई नाम है। बेसिकली इसका पूरा जो नाम है वो है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, और ये एक्चुअली बेस्ड है रेजोनेंस पे किसके, न्यूक्लियर के। ठीक है, तो ये जो भी हमारे मटेरियल्स हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स है वो एनएमआर देंगे, शॉर्ट में से एनएमआर कहते हैं। जो भी मॉलिक्यूल्स हमारे एनएमआर देंगे उनके लिए कंडीशन है, तो पहले कंडीशन समझते हैं क्या है फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो भी हमारे मान लो कोई भी एटम के हमारे पास सीट है, तो उस सीट में रैंडमली हमारे न्यूक्लियस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सपोज करो कुछ मैंने यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो है हमने बना लिए हैं न्यूक्लियस। अब इनका जो स्पिन होगा वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ ऐसे होंगे तो कुछ ऐसे, कुछ ऐसे तो कुछ ऐसे, और कुछ ऐसे तो कुछ ऐसे। ठीक है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है। जब मैंने इस पे एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे क्या होगा, ये हमारे जो न्यूक्लियस हैं वो सभी मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही अलाइन होंगे इनका कुछ ना कुछ स्पिन, ठीक है, ऐसे करके। तो मैं कर जब हमने उसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही हमने अप्लाई किया सपोज करो इस डायरेक्शन में, तो इनका जो स्पिन है वो भी हमारा अलाइन हो जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे जो इसका स्पिन होगा वो हो जाएगा नॉन जीरो। तो जो एनएमआर की कंडीशन है, अगर मैं कंडीशन ही बात करूं, ये कंडीशन ही पूछी गई, कंडीशन फॉर एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये है कंडीशन आई शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, या अगर मैं कहूँ कि जो आई है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये तो कंडीशन है किसकी, एनएमआर देने के लिए। वही मॉलिक्यूल्स हमको एनएमआर देंगे जिनके लिए जो न्यूक्लियर स्पिन है वो नॉन जीरो होगा। और नॉन जीरो किसका किसका हो सकता है, ये सिर्फ उन्हीं का हो सकता है जब नंबर ऑफ आपके जो प्रोटॉन है वो ऑड हो, या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑड हो, या फिर दोनों के दोनों ही ऑड हो। ठीक है, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। ये एक्स्ट्रा जानकारी थी। अब वापस आते हैं, तो देखो जब भी हम इसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो एक एनर्जी करेक्शन फैक्टर मिलता है हमें, जिसको हम बोलते हैं ई। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, हम पहले ही इसको पढ़ चुके हैं, म्यू जे डॉट बी वेक्टर, दोनों प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट है, इसके लगाएगा। म्यू जे क्या है, तो जैसे आपने एटॉमिक में पढ़ा था, एक था म्यू एन, म्यू बी था। ठीक है, और हम म्यू एस पढ़ते आ रहे थे, वैसा ही हमारा म्यू जी है। इसको क्या पढ़ेंगे, हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की, और न्यूक्लियस में भी किसकी, स्पिन की। तो जो हमने अभी तक ट्रेडिशन फॉलो किया है कि हमने मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से लिखा है, तो ये है मैग्नेटिक मोमेंट किसका, न्यूक्लियस का, और किस लिए, स्पिन के लिए। तो इसका पूरा नाम बना न्यूक्लियर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं म्यू जे। तो ये हम ऐसा एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, म्यू जे जब हम निकालते हैं तो हम इसको जे के टर्म्स में भी कैलकुलेट कर चुके हैं। इसकी वैल्यू क्या है, माइनस का जी जे, जिसको जी फैक्टर बोलते हैं। इसके बाद में क्या, जी जे आपका आ गया। ठीक है, इसके बाद में म्यू एन, जैसे आपने वहां पढ़ा था म्यू बी बोहर मैग्नेट्रॉन, ऐसे यहाँ पे म्यू एन है, डिवाइडेड बाई एच कट इंटू जे वेक्टर। ठीक है, तो इस वैल्यू को उठाओ यहाँ पुट कर दो, तो मेरा जो एनर्जी है वो वापस से बन जाएगा E इक्वल टू माइनस, हाँ यहाँ पे माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये है न्यूक्लियस की बात करें, जब इलेक्ट्रॉन की बात करें तब यहाँ माइनस आता है, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। एनालॉजी आपको लेनी है बट थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करने के साथ में, तो माइनस तो आएगा नहीं। सेम माइनस का ये आ गया, ये आ गया जी जे म्यू एन डिवाइडेड बाई एच कट और जे डॉट। अब क्या करना है, अब देखो सपोज करो आपको पता ही है, जैसे मान लो कोई ये वेक्टर है ऐसे जे वेक्टर, अगर मैं इससे थीटा एंगल पर इस वेक्टर का कंपोनेंट लेना चाहता हूँ, ये जेड डायरेक्शन है, तो ये जो होगा इसको हम जे जेड बोलते हैं। और अगर ये वेक्टर जे है तो इसका कंपोनेंट कितना होगा, जे कॉस थीटा, यानी जे कॉस थीटा को हम जे जेड लिख सकते हैं। ठीक है, ये जे जो मेरा वेक्टर है, अगर मैं इसका कंपोनेंट लूंगा थीटा एंगल पे, तो क्या बनेगा, जे जेड इक्वल टू जे कॉस थीटा, क्योंकि जे कॉस थीटा जेड डायरेक्शन में, इसलिए मैंने जे जेड उसको नाम दे दिया। ठीक है, अच्छा अभी जब ये देखो एक दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट है,
तो इसको मैं ऐसे भी एक्सपेंड कर सकता हूँ, E इक्वल्स टू माइनस का जी जे म्यू एन अपॉन एच कट, ये बन जाएगा जे बी कॉस थीटा। ठीक है, अब ये जो जे और बी है ये इन वेक्टर्स की स्केलर वैल्यूज है। अगर मैं जे कॉस थीटा को साथ में ले लूं, अगर मैं ले लूं जे कॉस थीटा और बी को कर दूं बाहर, ठीक है, और बाकी वैल्यू ऐसे रहने दूं, तो मेरा जो जे कॉस थीटा है ये एक्चुअल में बन जाएगा क्या, जे जेड। तो इस ई को मैं लिख सकता हूं, इसको मिटा देता हूं, सब समझाने के लिए था ये, आप इसको पीछे भी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ई जो मेरा बन गया ये बन जाएगा वापस से माइनस का जी जे। ठीक है, ये डेरिवेशंस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो अभी का ट्रेडिशन है ना सेट वगैरह में पूछने का, वो बीच की वैल्यूज पूछ लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, या फिर रेशियो पूछ लेते हैं। तो हमारा जो ई बन गया ये बन गया माइनस का जी जे म्यू एन अपॉन एच कट, और ये बन गया जे जेड इंटू बी। ठीक है, ये बन गया। अभी इसमें देखो जे जेड है हमारा, इसकी वैल्यू क्वांटम मैकेनिक्स हम कैलकुलेट करते हैं तो वो होती है एम जे इंटू एच कट। इसको जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा E इक्वल टू माइनस का जी जे म्यू एन, एच कट से एच कट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा हमारा एम जे और बी। ठीक है, तो ये मेरी फाइनल इक्वेशन आ गई एनर्जी करेक्शन की। अब ये हमें क्या करना है, थोड़ा सा क्लियर लिख लेते हैं। ये जो एनर्जी करेक्शन आया है हमारा वो है माइनस का जी जे म्यू एन अपॉन एच कट से एच कट कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, जी जे म्यू एन एम जी किसकी जगह पे है, जी जेड की जगह पे, एच कट से एच कट को कैंसिल और बी। ठीक है, ये पूरी वैल्यू आ गई हमारी एनर्जी करेक्शन की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली शायद गुजरात साइड में पूछी गई है कि इसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अब देखो जैसे अगर हम इसकी बात करें और हमारा जो जे है उसकी वैल्यू है 1/2, तो उस केस में एम जे जो हम डिफाइन किया है क्वांटम मैकेनिक्स हमने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, माइनस जे से लेकर के, ठीक है, माइनस जे से लेकर के कहाँ तक जाता है, ये जाता है प्लस जे तक विद डिफरेंस ऑफ यूनिटी। इसका मतलब क्या है, जब मैं जे की वैल्यू 1/2 पुट करूंगा तो मेरा m 1/2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यानी एम जे की बात कर रहा हूँ, एम जे की बात कर रहा हूँ, माइनस का 1/2, इसमें एक जोड़ोगे तो कितना आएगा, प्लस का 1/2। इसके बाद और जोड़ने की जरूरत नहीं है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू प्लस जे हो सकती है और मिनिमम वैल्यू माइनस जे हो सकती है, इनके बीच में ही वैल्यूज लाई करती है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई मेरी -2 से 1/2 से प्लस 1/2, यानी एम जे की मेरे पास आ गई है दो वैल्यूज। ठीक है, अब मैं एनर्जी निकालना चाहूँ तो जब, ठीक है, जे की वैल्यू 1/2 है तो एम जे की मेरे पास दो वैल्यूज आई, यानी ई की वैल्यू भी दो आएगी। कौन कौन सी, एक -1/2 के लिए आएगी और एक +1/2 के लिए आएगी। ठीक है, अब देखो जब मैं एम जे की वैल्यू -1/2 पुट करूंगा तो मेरा ये बनेगा माइनस का जी जे, इसके बाद में क्या है म्यू एन, ऐसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। एम जे की जगह है -1/2 यानी कि माइनस का 1/2 और बी। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस से माइनस कैंसिल और मुझे मिल जाएगा प्लस का 1/2 जी जे म्यू एन बी। ये टर्म मुझे मिल जाएगी जब मैं माइनस का 1/2 पुट करूंगा। ऐसे ही जब मैं एनर्जी में पुट करूंगा प्लस का 1/2, तो उस केस में भी क्या होगा, ये माइनस जी जे सेम रहेगा और म्यू एन भी सेम रहेगा, यहाँ आएगा 1/2 और बी इक्वल में आ जाएगा, ये आएगा माइनस का 1/2 जी जे म्यू एन इंटू बी। ठीक है, ये मुझे कंप्लीट इक्वेशन मिल गई है -1/2 और +1/2, यानी कि मेरा जो j इक्वल्स टू 1/2 का लेवल है वो दो एनर्जी स्टेट्स में, दो एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट होगा और दोनों की एनर्जीज क्या है, +1/2 और -1/2 दिस टर्म। लेकिन जब मैंने mj -1/2 लिया है तब मेरी एनर्जी ज्यादा आ रही है और जब मैंने mj +1/2 लिया है तो मेरी एनर्जी कम आ रही है। तो इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम डायग्राम बना रहे होंगे, यानी स्पेक्ट्रल लाइन बना रहे होंगे तब, अदरवाइज की कोई यूज नहीं है। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। देखो मेरे पास एक लेवल है जहां j की वैल्यू कितनी है 1/2, ये लेवल दो जगह ब्रेक होगा,
ऐसे करके, ठीक है, दोनों के बीच का स्पेस इक्वल ऐसे। अब ध्यान से देखो, जो हमारा ट्रेडिशन हम फॉलो करते हैं उसमें क्या करते हैं, हाँ बाहर नहीं जा रहा, हाँ जो हम ट्रेडिशन फॉलो करते हैं उसमें क्या करते हैं, उसमें हम जो हायर एनर्जी स्टेट्स हैं उसको ऊपर बनाते हैं और जो लोअर एनर्जी स्टेट्स हैं उसको नीचे बनाते हैं। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो एक चीज आपको समझ में आएगी, जब mg की वैल्यू कितनी है 1/2 है, तब आपको एनर्जी क्या मिलेगी, नेगेटिव यानी कम, और जब mg की वैल्यू आपकी कितनी है माइनस का 1/2 है, तब आपको एनर्जी ज्यादा मिलेगी, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी होगी कम। अब होगा क्या, जब मेरा ट्रांजिशन होगा कहां से कहां, यहां से यहां जब ट्रांजिशन होगा तब एक फोटोन इमिट होगा, और उस फोटोन की मैंने मान ली फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो एनर्जी होगी एच न्यू। अब अगर मैं बात करूं इस एच न्यू फ्रीक्वेंसी के फोटोन की, कवर तो कर रहा है ना, ठीक है, ओके, हाँ, तो जब मैं बात करूंगा इस एच न्यू एनर्जी के फोटोन की, तो इस एच न्यू एनर्जी के फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, वो एनर्जी इन दोनों एनर्जी स्टेट्स के डिफरेंस के इक्वल होगी। तो अगर मैं यहां लिखता हूं क्या, यही पर लिख लेते हैं एच न्यू, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये जो हमारे एनर्जी स्टेट्स हैं इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल, तो क्या करेंगे हम, ये जा रहा -1/2 से +1/2, ठीक है, तो क्या करोगे आप, इन दोनों के एनर्जी के स्टेट्स के बीच का डिफरेंस निकाल लो, ठीक है, दैट्स इट। तो जब ये हमारा J इक्वल्स टू 1/2 दो लेवल्स में स्प्लिट हो चुका है और हमारे पास h न्यू एनर्जी का आ गया है फोटोन, तो ये जो फोटोन है, ये हम बात करें हैं इन दोनों एनर्जी स्टेट्स के बीच के डिफरेंस की, ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा वो कितना है h न्यू, उसकी वैल्यू हमने डिफाइन करेंगे कैसे, ये यहाँ से यहाँ गया और कुछ इसने एनर्जी इमिट की, इसका मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा और उसकी एनर्जी कितनी है कम, तो इसकी एनर्जी ज्यादा कितनी है, ये है आपका E - 1/2, इसको लिखेंगे E इक्वल -1/2 माइनस करेंगे E 1/2, अब इसकी वैल्यू लिख लो, तो जो हमारा E - 1/2 है उसकी वैल्यू है हाफ GJ μ1 इंटू बी, इसको यहाँ पुट करेंगे तो 1/2 GJ μn इंटू बी माइनस, आप क्या करोगे, आप ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे -1/2, दिस वैल्यू पूरी कंप्लीट सेम वैल्यू -1 कर देगा प्लस 1/2 GJ μn इंटू बी, ये बन गया कंप्लीट, ठीक है, ऐड कर दोगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा GJ μn इंटू बी, ठीक है, h न्यू, तो आपको h न्यू आपको मिल गया, यानी इस एनर्जी जो गैप है आपको मिल चुका है। अब ध्यान से देखोगे तो जो म्यू एन है ना, इसको हमने डिस्कस किया था पहले यहाँ पे, जो हमने थोड़ी देर पहले रख किया था, हाँ, तो म्यू एन जो है वो कितना है, ये हमारा न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन, जिसको हमने EH/2m से भी शो करते हैं, जस्ट लाइक हमारा बोहर मैग्नेट्रॉन कितना था, EH/2m या फिर EH/4πm, तो वहां मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेते, यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं जो न्यूक्लियर है उसके स्पिन को, तो यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन ले लेंगे, बाकी सेम रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं EH/4π मास ऑफ प्रोटॉन। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा h न्यू इक्वल टू GJ, म्यू की जगह हम पुट करेंगे EH/4πm मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, और B ऐसा ही रहेगा, ठीक है, H ये तो कट गया H से H, यानी आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आ गई है वो आ गई है GJ EB/4π मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो इस फ्रीक्वेंसी की बात करें, ये जो फ्रीक्वेंसी है, अगर हमने इस फ्रीक्वेंसी का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी का जो हमारी वैल्यू आई है, अगर हमने इस फ्रीक्वेंसी का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है तो उससे क्या होगा, ये कंडीशन बनती है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की। तो यहाँ से क्या फायदा है, एक तो आप जो जीजे है इसका प्रैक्टिकली वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से जीजे लिखना चाहूँ तो ये जो लैंडे जी फैक्टर है, जीजे से हम शो करते आ रहे हैं, इसकी वैल्यू बन जाएगी कितनी, ये बनेगा 4π मास ऑफ प्रोटॉन इंटू न्यू डिवाइडेड बाई ई बी। अभी जो वैल्यू है ना जीजे की, ये एक्चुअल में एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है, और ये एनर्जी जो हमने कैलकुलेट किया था ये वाली, ठीक है, इसको हम ई से भी शो कर सकते हैं, किससे, डेल्टा ई,
तो ये भी एक एग्जाम में पूछी गई, इसलिए मैंने पूरा डेरिवेशन किया ताकि इसमें से कुछ भी बीच से पूछा जाए तो आप उसको आसानी से कर सको। ठीक है, तो ये पूरा था आपका न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। कंडीशन क्या है ये ध्यान रखो, उसमें एक तो आपको फॉर्मूले जो फाइनली आए हैं वो याद रखने, दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस रेंज में आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद हम जब पढ़ेंगे ESR, तो ESR में भी सेम ऐसा ही पैटर्न हम फॉलो करेंगे। तो इसमें हम बात करते हैं जो फ्रीक्वेंसी है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब हम NMR को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो होनी चाहिए रेडियो वेव के ऑर्डर की। टू बी वेरी स्पेसिफिक, जब हम बात करेंगे NMR की तो ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी है यही वेरी करती है बेसिकली। यहाँ हम बात करते हैं ये जो फ्रीक्वेंसी मैं नोट कर देता हूँ किस ऑर्डर में होनी चाहिए, ये होनी चाहिए रेडियो फ्रीक्वेंसी में, रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर की। रेडियो फ्रीक्वेंसी का मतलब कितना होता है, ये अप्रोक्सीमेटली लाई करती है 60 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 10⁻⁶ हर्ट्ज से लेकर के ये जाती है 600 मेगाहर्ट्ज तक। ठीक है, 10⁻⁶ हर्ट्ज तक। ठीक है, कवर तो कर रहा है ना वहां तक, हाँ ठीक है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है इस ऑर्डर में आएगी तभी हम NMR को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसके अलावा एक चीज और इम्पोर्टेंट है इसमें, जो एनर्जी का गैप है वो कितना है, ये पेपर में पूछा जा चुका है, और जीजे का भी इक्वेशन एक बार डायरेक्टली ऑप्शंस में पूछा जा चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, बाकी इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आप डेरिवेशंस कर लोगे तो बेटर रहेगा। इसके अलावा एक चीज और रिलेशन है, ये है जो हमने पढ़ा न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन, इसका बोहर मैग्नेट्रॉन से क्या रिलेशन होता है। तो जो न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन है अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी एक्चुअल में बोहर मैग्नेट्रॉन ही है। अगर मैं यहाँ पे कर दूं 4 पाई, और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस टर्म को अगर आप छोड़ देते हो, ठीक है, तो ये एक्चुअल में मास ऑफ क्या बन गया, बोहर मैग्नेट्रॉन। तो मैं इसको लिखता हूं म्यू एन जो है ये एक्चुअल में म्यू पी यानी बोहर मैग्नेट्रॉन डिवाइडेड बाई 1836। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, तो इतना सब कुछ था, स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं ESR। ESR का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। तो इसका एक और नाम भी होता है इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस। क्यों होता है, क्योंकि जो भी हम जिसमें भी हम ESR ऑब्जर्व करते हैं उनके लिए एक प्रॉपर्टी की जरूरत होती है, और वो प्रॉपर्टी ये है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो उसका ESR पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब जिनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी कहते हैं। तो बेसिकली जो हमारा ESR है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का ही पॉसिबल होता है। ठीक है, अच्छा, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए, देखो अगर आपके के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे तो क्या होगा, जो अप का स्पिन होगा और डाउन का स्पिन होगा, जो हम +1/2 और -1/2 शो करते हैं वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है तो उसकी वजह से उसका स्पिन कंपोनेंट एक रह जाएगा और उसी से हमें ESR मिलेगा। अच्छा, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी बात करते हैं, पहले जो हमने पढ़ा था NMR। NMR में क्या था कि हमें जो रेडिएशन अप्लाई करना था, जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे एक्सटर्नल, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी का अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ हमको माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, कौन सा, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी का, हाँ, तो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी का हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, और उससे जो करेक्शन फैक्टर आएगा सेम वही स्टेप्स यहाँ भी होंगे। जो एनर्जी करेक्शन फैक्टर आएगा E, उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस का म्यू। जब हम वहां बात कर रहे थे न्यूक्लियस की तो अपने म्यू जे लिया था, यहाँ हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के स्पिन की, तो हम यहाँ लेंगे म्यू एस, और उसका डॉट प्रोडक्ट किसका होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है अप्लाई किया। ये हमारा एनर्जी करेक्शन फैक्टर हो गया। अब ये हम म्यू एस जो है हम पहले भी पढ़ चुके हैं। म्यू एस की वैल्यू क्या थी, म्यू एस आपको पता होगा, हमने एक ट्रेडिशन फॉलो किया है कि जहां कहीं भी मैग्नेटिक मोमेंटम की बात होगी वहां म्यू से शो करेंगे और एस शो करेगा स्पिन के लिए। तो ये है हमारा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है हम उसको पहले डिफाइन कर चुके हैं पीछे क्लासेस में। क्या था, इसकी वैल्यू थी माइनस, ठीक है, आपका GS क्या था, लैंडे जी फैक्टर GS। इसके बाद में क्या था, म्यू बी अपॉन H कट इंटू S वेक्टर। ठीक है, तो ये हम सब कुछ पहले, ये म्यू भी क्या है हमारा, बोहर मैग्नेट्रॉन, हाँ फिर से बाहर हो गया। म्यू भी
क्या है हमारा बोर मैग्नेट्रॉन, और एस वेक्टर आपका पता ही है, हमने एंगुलर मोमेंटम जब बात की थी, स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो भी है वो हमने एस से शो किया था। तो हमने पीछे रेशियो निकाला था, म्यू एस अपॉन एस की वैल्यू आई थी जी एस इंटू म्यू बी अपॉन एच। तो हम क्या करेंगे, म्यू एस को उठा के यहाँ पुट कर देंगे, तो हमको एनर्जी मिल जाएगा कितना, माइनस का, माइनस से माइनस हुआ कैंसिल, इसका काम हो गया खत्म। अब क्या बचा, म्यू एस की जगह पुट करोगे इस कंप्लीट वैल्यू, तो जी एस हमारा है कांस्टेंट, म्यू बी अपॉन एच कट भी क्या है कांस्टेंट, तो डॉट मल्टीप्लाई हो जाएगी एस डॉट बी की। आपको मैंने पहले भी समझाया था कि मान लो ये है कोई एस वेक्टर, ठीक है, और इसका अगर मैं थीटा एंगल पर कोई कंपोनेंट लेना चाहता हूं, कौन सी डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, ठीक है, ये मैंने जो कंपोनेंट लिया है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा एस जेड, जिसको मैं बोल सकता हूं, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, एस कॉस थीटा, ठीक है, एस कॉस थीटा। तो ये वैल्यू हमें यहाँ यूज करनी पड़ेगी, क्यों, जब भी मैं एक दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ओपन करूंगा तो ये बनेगा जी एस म्यू बी अपॉन एच कट, और ये बनेगा एस बी कॉस थीटा। आप बी को साइड में कर दो, एस कॉस थीटा बनेगा, एस कॉस थीटा की जगह मैं एस जेड पुट कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा जी एस म्यू बी अपॉन एच कट एस जेड इंटू बी। अभी जो एस जेड है ये अगर मैं क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर की तरह बिहेव करता है, तो इसकी जो वैल्यू जो वहां आई थी, जब वहां जे जेड था तो एम जे आया था, एस जेड के लिए हम क्या लिखते हैं, एम एस इंटू बी और एच कट, तो साफ लिख लेते हैं इसको। ये बना आपका हाँ जी एस म्यू बी अपॉन एच कट, और एस जेड की जगह पे एम एस एच कट इंटू बी, एच कट से एच कट तो हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास ई की फाइनल इक्वेशन आ जाएगी क्या, ई की इक्वेशन आपके पास आ जाएगी जी एस म्यू बी टू बी। ठीक है, तो आपको ई की इक्वेशन मिल गई है। अब वो जब आपको ई मिल चुका है तो आपको पता है म्यू बी, यहाँ पर एम एस मिसिंग है, ठीक है। हाँ, अभी देखो फॉर एस इक्वल्स टू हाफ, हम सिंपलिसिटी के लिए क्या कर रहे हैं, ये जो डेरिवेशन हम कर रहे हैं इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा एटम है उसके आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए हम एस की वैल्यू क्या लेंगे, एस की वैल्यू हाफ होगी, ठीक है। तो इसके लिए जो एम एस होगा इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, तो एम एस भी हमारा सेम वही क्वांटम मैकेनिक्स फॉलो करता है, क्वांटम अलजेब्रा, तो एम एस के लिए माइनस एस से लेकर के प्लस एस तक वैल्यू होगी बट डिफरेंस ऑफ यूनिटी। तो अगर मैं एम एस की बात करूंगा यानी एम 1/2, ठीक है, तो आपका माइनस का एस यानी कि माइनस का 1/2 और कॉमा प्लस का 1/2, यानी आपके पास आएंगे दो वैल्यूज। तो जो मेरा लेवल होगा ये वाला, ये अगर एस इक्वल्स टू 1/2 है तो ये दो लेवल्स में ब्रेक हो जाएगा इक्वल डिस्टेंस में, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो देखो ध्यान से, जब मैं एस की वैल्यू पुट करूंगा एम एस की वैल्यू 1/2, तो उस केस में मुझे एनर्जी मिलेगी कितनी, ई 1/2 इक्वल टू, जब मैं 1/2 इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा 1/2 जी एस म्यू बी इंटू बी, ठीक है। और जब मैं एम की एस की वैल्यू पुट करूंगा माइनस का 1/2, तब मुझे एनर्जी मिल जाएगी क्या, -1/2 जी एस म्यू बी इंटू बी। देखो कुछ नहीं किया, बस एम एस की जगह 1/2 पुट करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, -1/2 पुट करोगे तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, तो आपको 1/2 और -1/2 मिल चुके हैं। अब ध्यान से देखो, ये वाली एनर्जी ज्यादा है और एनर्जी कौन सी, नेगेटिव कम, तो आपका एम एस ये हो गया -1/2 और ये हो गया एम एस प्लस का 1/2, ठीक है। अब क्या करेगा, जो भी हमारा एटम है मॉलिक्यूल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करेगा और एक फोटोन इमिट करेगा h न्यू एनर्जी का।
अब ये जो एच न्यू एनर्जी होगी इन दोनों एनर्जी लेवल्स के जो गैप है उसके इक्वल होगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो हमारा एच न्यू है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू इसका जो एनर्जी है, ठीक है, उससे उसने कुछ एनर्जी इमिट कर दी, बाकी इतनी यहाँ पे पहुंच गया। तो दिस एनर्जी यानी कि m1/2 की एनर्जी कितनी है, 1/2 GS म्यू वी इंटू बी माइनस, यहाँ पहुंचा है कितने से, माइनस की है, तो माइनस की एनर्जी कितनी होगी, माइनस प्लस हो गया 1/2 GS म्यू वी इंटू बी। जब माइनस हाफ हाफ वन बन जाएगा, ये बन गया आपका GS म्यू वी बी और न्यू इक्वल टू बन गया अपॉन में 2। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया। अब ये जो फॉर्मूला है थोड़ा सा मॉडिफाई करके, माफ कीजिएगा यहाँ पे एच आएगा, थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ गया था मैं, हाँ ये आ गया एच, ठीक है। अब एक जो पेपर था उसमें उन्होंने बहुत स्मार्टली क्या किया, फॉर्मूला तो यही पूछा था, बस जीएस की वैल्यू पुट करके पूछ लिया। उन्होंने वहां क्या किया, वहां पर मैं साइड में लिखता हूँ कि वो अलग चीज है, उन्होंने म्यू का ही फॉर्मूला पूछा, लेकिन फॉर्मूला कुछ ऐसे पूछा था कि 2 म्यू वी इंटू बी अपॉन एच, तो कुछ इस तरह से उन्होंने फॉर्मूला पूछ लिया था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप उसको टिक कर सकते हो, तो मालूम है इलेक्ट्रॉन के लिए जो जीएस की वैल्यू होती है वो 2 होती है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, यही जो है फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी का अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो रेजोनेंस की कंडीशन आपको मिल जाएगी। तो और ये किस में आती है, ये आपकी आती है माइक्रोवेव के रेंज में, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी आपके माइक्रोवेव रेंज में आती है। यहाँ से एक चीज आप और कैलकुलेट कर सकते हो, वो है जीएस। जीएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से जीएस की वैल्यू निकालने से पहले एक काम करते हैं, म्यू वी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर मैं म्यू इक्वल टू लिखूं तो मेरे पास है जीएस अपॉन एच। म्यू भी क्या होता है, म्यू होता है ई एच अपॉन 4 पाई एम ई या फिर एम, ठीक है, और बी। एच से एच कैंसिल हो जाएगा, मुझे निकालना है जीएस। जीएस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 4 पाई एम न्यू डिवाइडेड बाई ई बी। अब इससे क्या कर सकते हो, इससे आप जीएस की वैल्यू प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर सकते हो, और जब ये प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हैं तो जीएस की अप्रॉक्स वैल्यू आती है 2.003, ठीक है। तो थ्योरेटिकल कैलकुलेट करने के लिए तो दूसरा मेथड फॉलो करते हैं, बट प्रैक्टिकली आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हो, जिसका हम वैल्यू 2 यूज करते हुए आ रहे हैं, और यही उन्होंने ऑप्शन में दिया भी था क्वेश्चन में। तो आई होप आपको ये सारा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। जो इसमें मेन पॉइंट है वो आप ध्यान रखो। सबसे पहले तो उसका रेंज क्या है, रेंज है इसका माइक्रोवेव, और जो एनएमआर था, एनएमआर की रेंज थी रेडियो फ्रीक्वेंसी, तो ये हमें मिलता है माइक्रोवेव की रेंज में। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स दे सकते हैं, वही एटम्स दे सकते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस भी कहते हैं, ठीक है। इसके आगे एक टर्म और होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो ये पूरा था आपका ईएसआर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में, और नहीं भी है तो प्लीज कमेंट्स किया करो ताकि हम थोड़ा सा मोटिवेट रहे।